है बिनु होए ना पीत। लंका चढ़ाई के समय श्री राम ने विनयपूर्वक समुद्र से मार्ग देने की गुहार लगाई, लेकिन जब इंतजार करते हुए 3 दिन बीत गए तब प्रभु श्री राम ने कहा, भय बिनु होए ना प्रीत, यानी बिना डर के कुछ नहीं होता। भारत ने भी पाकिस्तान को बार बार आतंकवाद पर लगाम लगाने को कहा, प्यार से कहा, लेकिन जब पाकिस्तान नहीं माना तो उसके अंदर भी भय पैदा करना जरूरी था। यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उसके 9 ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया गया। सटीक रणनीति से हुए हमले ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जिसे वो दशकों तक याद रखेगा। और इस हमले के लिए जिन हथियारों का इस्तेमाल हुआ उसने पाकिस्तान का परिचय भारत की असली ताकत से भी करवा दिया। इस बार स्ट्राइक के लिए भारतीय सेनाओं ने एलओसी या पाकिस्तान से लगते इंटरनेशनल बॉर्डर को पार नहीं किया। यह इस हमले की सबसे बड़ी खासियत थी और इसका श्रेय भारतीय सेनाओं के कुछ खास हथियारों को दिया जा रहा है। आज आपको इन हथियारों की ताकत और ऑपरेशन सिंदूर इनके इस्तेमाल की वजह भी इसको समझनी चाहिए। भारतीय वायुसेना ने हमले के लिए अपने सबसे उन्नत रफाल फाइटर जेट को चुना, जिसकी वजह से बालाकोट एयर स्ट्राइक की तरह इस बार भारतीय सेना को एलओसी पार करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। रफाल फाइटर जेट 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। पाकिस्तान के पास रफाल की रफ्तार का मुकाबला करने वाला कोई विमान नहीं है। रफाल की रेंज 3700 किलोमीटर है, यानी एक बार रिफ्यूलिंग के बाद वो काफी लंबे वक्त तक आसमान में रह सकता है। रफाल 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इस ऊंचाई पर पाकिस्तान के रडार इसे नहीं पकड़ सकते। रफाल की सबसे बड़ी खासियत उसके हथियार है। रफाल और खतरनाक क्रूज मिसाइल स्कैल्प की जोड़ी ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को आज सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। रफाल फाइटर जेट ने सीमा पार नहीं की, लेकिन रफाल जिन मिसाइलों से लैस था उन्होंने सीमा पार करके पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर दिया। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हथियार सपने में भी अब पाकिस्तान को डराएगा उसका नाम है स्कैल्प मिसाइल। और आज आपको जानना चाहिए भारतीय वायुसेना ने हमले के लिए यही मिसाइल क्यों चुनी। स्कैल्प एक स्टेल्थ मिसाइल है जिसे पाकिस्तान के रडार पकड़ नहीं सकते। इसके एरोडायनामिक और चपटे आकार की वजह से इसका रडार क्रॉस जो सेक्शन है वो बहुत छोटा बनता है। इससे दुश्मन के रडार इसे पहचान नहीं पाते। दुश्मन इसे इंफ्रारेड की मदद से भी नहीं पकड़ सकते। यही वजह है कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस इसे नहीं रोक पाया। स्कैल्प को 560 किलोमीटर दूर से दुश्मन के ठिकानों पर दागा जा सकता है, इसलिए रफाल को दुश्मन के एयर डिफेंस जोन में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। लंबी रेंज के बावजूद ये बेहद सटीकता से अपने टारगेट को निशाना बना सकती है, इसलिए बहावलपुर में नागरिकों की जान नहीं गई। स्कैल्प गहराई में हमला करने में सक्षम है। इसका वॉरहेड 2 चरण में टारगेट को खत्म करता है। वॉरहेड का पहला हिस्सा लक्ष्य की बाहरी संरचना पर हमला करता है, इससे कंक्रीट या स्टील की दीवार में छेद हो जाता है। दूसरा हिस्सा अंदर जाकर धमाका करके तबाही मचाता है। स्कैल्प मिसाइल किसी भी लक्ष्य से टकराने के तुरंत बाद धमाका नहीं करती। इसमें एक ऐसा डिले फ्यूज लगा होता है जो टक्कर के कुछ देर बाद धमाका करता है। यही वजह है कि बहावलपुर से आई तस्वीरों में मस्जिद की गुंबद के ठीक नीचे एक सुराख दिखाई दे रहा है। यहां इस मिसाइल ने नीचे जाकर धमाका किया और इस आतंकी ठिकाने को बर्बाद कर दिया। स्कैल्प की एक और खासियत इसे घातक बनाती है। ये अपने लक्ष्य के पास आकर आसमान में ऊंचाई तक जाती है और फिर तेजी से नीचे आकर अपने टारगेट पर हमला करती है। इसी खासियत ने जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय में सबसे ज्यादा तबाही मचाई। स्कैल्प मिसाइल के साथ रफाल ने हैमर मिसाइलों से भी आतंकवादी ठिकानों का निशाना बनाया। हैमर एक किट सिस्टम है जो यहां एक सामान्य बम जैसे MK-82 में गाइडेंस और रॉकेट मोटर जोड़कर स्मार्ट बम बना देता है। जीपीएस और इंफ्रारेड गाइडेंस की मदद से 10 मीटर तक की सटीकता से यह हमला कर सकता है। यह टैंक बिल्डिंग को सीधे निशाना बनाता है, जिससे आसपास नुकसान नहीं होता। इसकी रेंज 15 से 70 किलोमीटर तक की होती है, इसलिए रफाल को दुश्मन के एयर डिफेंस क्षेत्र में नहीं घुसना पड़ा। इसके अलावा भारत ने आत्मघाती ड्रोन्स का भी आतंकी ठिकानों पर हमले में इस्तेमाल किया। ऐसे आत्मघाती ड्रोन को LMS यानी लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम ड्रोन भी कहा जाता है। हथियारों से लैस ये ड्रोन लक्ष्य के आसपास घूमते रहते हैं। टारगेट सेट होने के बाद ये ड्रोन फट जाते हैं। पीओके के आतंकी लोकेशन में हमला करने के लिए भारतीय सेना ने ये ड्रोन लॉन्च किए। पीओके के आतंकी कैंप नष्ट करने वाले ये ड्रोन
स्वदेशी तकनीक से बनाए गए हैं और इस पर आप अब फख्र भी कर सकते हैं। तो पाकिस्तान पर इस हमले में सेना ने गजब का कोऑर्डिनेशन किया। इस हमले में सेना और वायुसेना के हमले का अनुपात 70/30 रहा। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पर अटैक करने में किस सेना ने क्या योगदान दिया, यहां पर आपके लिए यह जानना भी बेहद जरूरी है। भारतीय थल सेना ने पाकिस्तान पर 70% स्ट्राइक की और भारतीय वायुसेना ने 30% हमले की जिम्मेदारी संभाली, जिससे वायुसेना के राफेल फाइटर जेट ने उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ये हमले भारतीय वायुसेना ने सीमा को पार किए बगैर किए, जिसमें रफाल फाइटर जेट में लगी स्कैल्प और हैमर मिसाइलों ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई। वहीं भारतीय सेना ने आत्मघाती ड्रोन से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। भारतीयों के लिए सबसे ज्यादा गर्व की बात यह है कि ये सभी आत्मघाती ड्रोन भारत में तैयार किए गए। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति 5 चरणों में बनाई, जिसमें सेना के तीनों अंगों के साथ साथ खुफिया एजेंसियों ने भी बड़ी भूमिका निभाई। इसी वजह से भारतीय सेना ने इतना सटीक हमला किया, जिससे सिर्फ आतंकी ही खत्म हुए, किसी नागरिक को किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ। जो पाकिस्तानी नागरिक थे उन्हें इस हमले में किसी तरीके की कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। ऑपरेशन सिंदूर के पहले चरण में टारगेट का चयन किया गया। अंतरिक्ष से भारत की मिलिट्री सैटेलाइट्स और ग्राउंड से भारतीय खुफिया एजेंसियां रॉ ने इसकी जानकारी इकट्ठी की। आतंकियों की मौजूदगी और ट्रेनिंग वाले टारगेट का चयन किया गया। यही वजह भारत के हमले में पाकिस्तान के आम नागरिकों का नुकसान नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण में 15 दिनों के अंदर टारगेट का आकलन करने का काम हुआ। यहां पर भी सैटेलाइट्स और रॉ ने जानकारी इकट्ठी की। जहां हमला करना है, वहां कौन रहता है, वहां पर क्या होता है और आतंकवादी यहां पर कब नजर आते हैं। रॉ ने इन इलाकों में पाकिस्तानी सेना के गश्त की जानकारी भी इकट्ठा की। जिस इमारत को निशाना बनाना है वहां का स्ट्रक्चर कैसा है, मिलिट्री सैटेलाइट्स और ग्राउंड जीरो से इसकी रेकी की गई। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने टारगेट की बनावट और मजबूती के बारे में भी जानकारियां जुटाई। यानी सेना को यह तक बताया गया कि बहावलपुर में जैश के मुख्यालय की छत की मोटी जो कंक्रीट है वो कितनी मोटी कंक्रीट है या छत की मोटाई साधारण है। ऑपरेशन सिंदूर के तीसरे चरण में भारतीय सेना ने हमले के लिए हथियारों का चयन किया। यह चयन शुरुआती 2 चरणों से मिली जानकारी के आधार पर किया गया। यानी टारगेट क्या है, टारगेट में कौन मौजूद है, टारगेट का स्ट्रक्चर कैसा है, इस आधार पर अलग अलग हथियारों का चयन किया गया। इसे आप बहावलपुर में हमले के लिए चुनी गई स्कैल्प मिसाइल के जरिए समझ सकते हैं, जो लंबी दूरी तक हमला करती है और इमारतों को ध्वस्त करने के काम में आती है और सटीक हमला करने में सक्षम है। इसी वजह से जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय के उस क्षेत्र को निशाना बनाया जा सका जहां पर आतंकी मौजूद थे। ऑपरेशन सिंदूर के चौथे चरण में सेना ने तय किया किस आतंकी ठिकाने पर किस तरह हमला करना है। यानी कहां फाइटर प्लेन से हमला किया जाए, कहां आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल किया जाए। बहावलपुर बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर है, इसलिए यहां हमले के लिए रफाल फाइटर जेट को चुना गया। वहीं पीओके में मौजूद सवाई नाला कैंप और बिलाल कैंप जैसे टारगेट आत्मघाती ड्रोन से उड़ाए गए। ऑपरेशन सिंदूर के 5वें चरण में भारतीय सेना ने हमले का सही वक्त तय किया। रात को 1 बजे के बाद जब अलर्टनेस थोड़ी कम हुई और आतंकी सोने चले गए, तब भारतीय सेना ने हमला किया ताकि अधिक से अधिक आतंकवादियों को खत्म किया जा सके। इस रणनीति की वजह से ही पाकिस्तान को इतना करारा जवाब दिया गया। जी न्यूज़।